नमस्कार। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिक फाउंडेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट कहते हैं। और मोल कंसेप्ट की मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूँ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की जितनी भी आप चीज़ें लगाते हैं उनमें 80% कहीं ना कहीं मोल यूज़ होता ही है। ठीक है, तो बिना मोल कंसेप्ट को प्रॉपरली जाने, मोल स्टाइकोमेट्री को प्रॉपरली यूज़ किए आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल का इस्तेमाल, न्यूमेरिकल्स आप नहीं लगा सकते हैं। चलिए तो हम मोल कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं, और मोल कंसेप्ट की शुरुआत करने के पहले हमें कई सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप शायद जानते होंगे, बट नहीं जानते होंगे तो मैं एक बार थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ आपको रफली, ताकि आपके दिमाग में चीज़ों को लेकर एक आइडिया बन जाए कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं एटम की। आप एटम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। एटम के अंदर क्या होता है, मास होता है। अच्छा, एटम के अंदर जो मास होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, या इसी को हम कह देते हैं 27 किलोग्राम में। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो ग्राम में किसके कारण निकल कर आता है, या तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन, या उसमें प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रॉन के कारण निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कार्बन का मास जो है वो ग्राम में कितना होगा। अब कार्बन का मास यदि मुझे ग्राम में निकालना है तो मैं जानता हूं कि कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और एक का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये टोटल मास मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन का, मुझे ग्राम में निकल करके इतने ग्राम जो होगा वो निकल करके आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं यहां पर समझू, ये जो है, ठीक है, ये बार बार लिखना सही नहीं होता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या किया गया कि इसको हमने एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, साइंस में इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कार्बन एक लेते हैं, और कार्बन के हम क्या करते हैं, कार्बन 12 का एक एटम लेकर के उसके हम टोटल कितने पार्ट करते हैं, 12 पार्ट करते हैं। कार्बन 12 का एक एटम लेकर के 12 पार्ट करते हैं, और उसका जो 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम है, वही क्या होता है, 1U के बराबर होता है। और उसका बेसिकली मास कितना होगा, अब 12 1 इंटू 6 इतना था, तो 1U इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। तो हमने एक नई यूनिट बना दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, या इसी को पहले क्या बोला जाता था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट बोले चाहे यू बोले, ये एक ही है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम इज कॉल्ड 1U। देयर मास विल बी इन ग्राम विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर -28 किलोग्राम। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी U की। ठीक है, अब U के थ्रू हम क्या करते हैं, सारी चीजों के मास जो है वो U में हम निकाल सकते हैं। अभी देखते जाइएगा, सारी चीजों के मास हम U में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सोडियम का जो मास होता है वो 23U होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो एटम है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को यदि हम लें तो उसके पार्ट से 23 टाइम्स हैवी है। ये मतलब हुआ कि सोडियम जो है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट जो होता है उससे 23 टाइम्स क्या है, हैवी है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ग्राम में यदि हमें सोडियम का मास निकालना हुआ तो 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम में सोडियम का मास हो जाएगा। ओके, चलिए, जब हम किसी भी मास को, ठीक है, अब एक टर्म होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास।
रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? व्हेन वी टेकन मास इन यू, व्हेन वी टेक mass of single atom of any element is any element in A, M, U or U, it is called relative atomic mass। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी एटम के मास को ग्राम में ना लेकर के AMU में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहने का क्या रीजन है? इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा जाता है? इसको रिलेटिव एटॉमिक मास हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कार्बन के साथ कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान के उसके रिलेशन में हम इस मास को स्टडी कर रहे होते हैं। कार्बन के 1/20 पार्ट को 1U बनाया हमने, तो उसके रिलेशन में जब हम देखते हैं कि दूसरा मटेरियल कितना हैवी है, कितने टाइम्स हैवी है, मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन के 1/12 पार्ट के रेशियो में ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम हैवी है, तो हम ऑक्सीजन को क्या कह देंगे कि ऑक्सीजन का जो मास क्या है वो 16U है। तो आपको कुछ नहीं इसमें करना है, बस आपको इतना सोच के रखना है कि जब हम मटेरियल को U में ले लेते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैं यहां बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मान लीजिए मैं इनकी बात करूं और लिख लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन का जो मास है कितना होता है? 12U होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 19 होता है, इसका 22 होता है, सोडियम का 23U होता है, मैग्नीशियम का 24U होता है, एल्यूमिनियम का 27U होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 31 होता है और इसका 32U होता है। तो ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या होते हैं ये? रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक के तो आपको लर्न होने चाहिए। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी क्या की? रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसी तरीके से एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल टेकन इन यू, जब हम मॉलिक्यूलर मास को काय में लेते हैं? यू में लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब उसको निकालने के लिए क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपको CO2 का निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो C का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और एक और ऑक्सीजन का कितना हो गया? तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 44U। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कितना हो जाएगा? 44U हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दूसरी चीज हो गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज, देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से चीजें यूज होती हैं। ठीक है, बाकी डेफिनेशन बहुत सारी चीजें आपकी बुक में दी जाती हैं, आप उनको निश्चित तौर पे पढ़िए, बट यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशंस कैसे होते हैं उस एप्लीकेशंस के पार्ट पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब आप आई होप रिलेटिव एटॉमिक मास भी समझ गए हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी समझ गए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हम मोल कंसेप्ट की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, अभी हम मोल कंसेप्ट के को पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी चीजें जाननी जरूरी है हम उनको जान रहे हैं। एक और टर्म होता है एटॉमिक मास इन ग्राम, और एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास, यह होता है ग्राम
मॉलिक्यूलर मास। देखिए एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने निकालना है सोडियम का एटॉमिक मास इन ग्राम, तो मैं क्या करूंगा 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। इसका जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास इन ग्राम, मुझे एक एटम का मास ग्राम में निकालना है तो वो मैंने निकाल दिया, ये कहलाता है एटॉमिक मास इन ग्राम। अब नीचे दूसरी चीज लिखी हुई है ग्राम एटॉमिक मास, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम एटॉमिक मास बिल्कुल अलग होता है और एटॉमिक मास इन ग्राम ये बिल्कुल अलग होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? अब हम ग्राम एटॉमिक मास को यदि समझें तो देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपको पता है सोडियम का नंबर कितना होता है 23, तो जब आप 23 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, जो भी उसका एटॉमिक मास होता है उतना ही मटेरियल ग्राम में ले लीजिए तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास के बराबर जब हम मटेरियल ग्राम में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटम। क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अभी आप बस इनको सुनते जाइए, इनकी कनेक्टिविटी में आपको बाद में बताऊंगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? व्हेन वी टेकन, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, व्हेन वी टेकन सब्सटेंस, व्हेन वी टेकन एनी सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू देयर atomic mass in U, equal to their atomic mass in term of U is called gram atomic mass। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? when we taken substance in gram equal to their molecular mass in term of U, that will be ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लीजिए मुझे CO2 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, CO2 का मैं होता है कितना 44 U, तो मैं कह दूंगा 44 ग्राम। तो CO2 का ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम, और मैं क्या बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास नहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मैं यहां पर बोल दूंगा ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन टर्म्स को थोड़ा सा हम आगे जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उनको और प्रॉपरली यूज करते समय हम आपको बताएंगे कि ये मैंने आपको क्यों अलग अलग बताए हैं। तो अब आप आई होप अंतर समझ गए होंगे एटॉमिक मास इन ग्राम का क्या मतलब होता है और ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा, हमने कुछ बेसिक चीजें जान ली। अब बेसिक चीजों को जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब आपको काम ये करना है, लेकिन आपके होमवर्क के तौर पे आप नोट कर लीजिए कि आपको 1 से लेके 20 तक के आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लीजिए, एटॉमिक मास आप लर्न कर लीजिए, और कम से कम एटलीस्ट 40 कंपाउंड्स आप अपनी बुक में देखिए, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। उन कंपाउंड्स के आपको क्या करना है, उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास आपको काउंट करने हैं। मॉलिक्यूलर मास काउंट करने का क्या तरीका है? जैसे मैंने कहा H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना हो 16 × 4, तो टोटल मिला के 98। तो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो इस तरीके से एटलीस्ट 40 कंपाउंड के आप मॉलिक्यूलर मास पता कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आते हैं हमारे मेन वर्ड पर, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो बेसिकली मोल होता क्या है, मोल है क्या, हम यदि इसको समझें तो मोल की शुरुआत, मोल इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया
which have mass equal to ग्राम एटॉमिक मास, ये तो खैर अभी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, which have contain SI unit of amount of substance which contain 6.022 into 10 raised to the power 23 particles। ये पहली डेफिनेशन है मोल की। SI unit of amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles of that particular substance। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? सेकंड डेफिनेशन होगी मोल की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस which is equal to number of carbon atom present in 12 gram of C12 sample। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मोल कंसेप्ट की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल। आपने क्या किया है, आपने C12, ठीक है, C12 का एक सैंपल लिया है। C12 का सैंपल मतलब कार्बन जो है, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन के आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं, C12 बोलते हैं। तो कार्बन के C12 आइसोटोप के अंदर